हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और इंटरेस्टेड भी है। हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। आप लोग को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार भी था कि इस टॉपिक के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत सारा मिसकंसेप्शन भी होगा, है ना। उस सारा चीज़ें क्या होगा आज क्लियर हो जाएगा, है ना। क्लियर। तो हम पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पता है कि सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम का मतलब है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी वो सारे अंग वो क्या करता है? वो करता है रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, यानी प्रजनन करता है। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम उसको बोलेंगे कि जो सारे ऑर्गन जो कौन सा काम करता है वो रिप्रोडक्शन करता है या रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, उसी को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि रिप्रोडक्शन है क्या चीज़? नहीं, प्रजनन क्या है? प्रजनन कुछ नहीं है। प्रजनन वह प्रोसेस है या वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, जिससे अपनी जैसी, है ना, प्रजाति या संतान को क्या करता है? पैदा करता है। नहीं, यानी हम भी लिखेंगे जो रिप्रोडक्शन है कि वह क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, या हम बोलेंगे जैव प्रक्रिया है या जैविक प्रक्रिया है। नहीं, जिसमें क्या होता है कि अपने जैसे प्रजाति या संतान को पैदा करता है। यदि कोई मानव है तो वो मानव को पैदा करता है, यदि कोई जानवर है तो वो जानवर को पैदा करता है ना। यही तो रिप्रोडक्शन है। क्लियर। अगर पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, रिप्रोडक्शन क्या 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 उद्देश्य है? नहीं, तो रिप्रोडक्शन का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य है एक ही है कि जनसंख्या बढ़े, कोई भी चीज़ विलुप्त ना हो, ताकि विविधता बढ़ी रहे या बनी रहे। नहीं, जैसे गिद्ध आप देखे होंगे कि अभी नहीं दिखता है, तो लेकिन अगर गिद्ध की प्रजाति समाप्त हो गई, इसका क्या मतलब हुआ कि गिद्ध अपने जैसे प्रजाति को क्या हुआ? पैदा नहीं किया, जिससे क्या हुआ कि ये जो जनसंख्या है इसका कम भी हो गया, और उससे क्या होगा कि टोटल जो प्रजाति है, अगर मान लेते हैं कि टोटल प्रजाति 100 है ना, 100 टाइप का चीज़ है, उसमें जानवर भी है, उसमें आदमी भी है, उसमें कीट भी है ना। तो अगर 100 है तो 100 में एक गिद्ध नहीं है, पक्षी, यानी पक्षी का प्रजाति कम हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइवर्सिटी है वो क्या हुआ? कम हो गई। नहीं, तो रिप्रोडक्शन का मेन उद्देश्य है कि जनसंख्या और जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको क्या करना है? बना के रखना है ना, ताकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चलता रहे। अब ये सवाल तो हो गया। अभी जो रिप्रोडक्शन है ये 2 टाइप का होता है ना। आगे हम इसमें बात करते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन है दो टाइप का होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है ये सेक्सुअल। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, यानी इसको हम बोल देंगे लैंगिक प्रजनन, और दूसरा होता है यह लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन या लैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको बोले जिसमें सेक्सुअल अंग भाग लेता है। सिंपल, यानी जिसमें सेक्सुअल अंग भाग ले रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन भाग ले रहे हैं, है ना, उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन भाग नहीं लेता है वो और किसी और वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि हम मान लेते सेक्सुअल ऑर्गन का क्या मतलब है, अगर मेल है तो मेल में सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, स्पर्म है ना, और अगर फीमेल है तो इसका सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, ओवम है ना, यानी शुक्राणु, और एक है यहाँ पे अंडाणु, यही है। यानी ये जब ये दोनों भाग लेता है तो क्या बनाता है, उसको बोलते हैं जाइगोट बनाता है, यानी युग्मनज। आगे हम इस पर बात करेंगे। और यही जो जब दोनों मिलता है तो उसी को हम बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। हम क्या बोल रहे हैं कि सेक्सुअल ऑर्गन वो ऑर्गन है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन भाग लेता है। तो अगर मेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो क्या है, वो है स्पर्म, और फीमेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो है ओवम। तो जो स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो क्या होता है, जाइगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है, और वही युग्मनज आगे जाके क्या होता है, बच्चों में कन्वर्ट होता है ना। लेकिन जिस वक्त वो दोनों मिलता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्लियर है। तो उसी को हम बोलेंगे सेक्सुअल ऑर्गन। एक सेक्सुअल ऑर्गन में क्या है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो भाग नहीं लेता है। पहला सवाल तो ये है, इसमें भाग क्या लेता है भाई, तो इसके अलावा जिस वजह से रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पेड़ है ना, आप देखे होंगे कि उसका जो शाखा है या उसका जो पत्ता है या उसका जो भी ब्रांचेस है ना, जो टहनियाँ हो उसको तोड़ के और कहीं और लगा दीजिए, वो फिर से लग जाता है ना, आप देखे होंगे। तो इस टाइप का जो ऑर्गन होता है, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो यानी अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं प्लांट, यानी प्लांट में दोनों टाइप का होता है, सेक्सुअल भी होता है और ये असेक्सुअल भी होता है। लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें हम एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण है वो है मानव, ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब प्लांट में क्या होता है, प्लांट में सेक्सुअल भी होता है और क्या होता है, इसमें हम लिख भी देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन आपको ध्यान रखना है, नहीं आगे कैसे होगा हम इस पर बात करेंगे। क्लियर। लेकिन आपको तो ये बात पता ही होगा कि जब हम कोई भी पेड़ को, है ना, उसका जो है टहनियाँ है उसको तोड़ के कहीं और लगा देते हैं तो वो हो जाता है। तो उस टाइप का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल अंग भाग नहीं लेता है। हाँ, हालांकि हम बात करेंगे कि जो पौधे का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो कौन सा है, हम आगे जब पढ़ेंगे कौन सा बोटनी वाला पार्ट, तो हम उस पर बात करेंगे। क्लियर। लेकिन हम फिलहाल अभी हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, किस पर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये तो बात हो गया, लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर है। हम ये क्या अभी तक पढ़ ले, हम ये पढ़े कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्या करता है कि अपनी जैसी प्रजाति को पैदा करता है, और उसका उद्देश्य क्या है कि जनसंख्या को बना के रखना, विविधता को बना के रखना, है ना। उसी में हम पढ़े कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है ये सेक्सुअल। सेक्सुअल वो होता है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन भाग लेते हैं, है ना, और ये सेक्सुअल वो होता है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन के अलावा जिस वजह से रिप्रोडक्शन होता है उसमें भाग लेते हैं, है ना। सेक्सुअल में हम ये भी पढ़े कि उसमें मानव आता है, सबसे महत्वपूर्ण तो वही है, हम उसके बारे में ही पढ़ना है ना। तो मानव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। पहला सवाल इसमें क्या आता है, मानव प्रजनन। मानव प्रजनन में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, मेल भी और क्या चीज़, फीमेल भी,
है ना। तो सबसे पहले हम मेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। खैर, पहला सवाल, जो मानव रिप्रोडक्शन है या मानव जो प्रजनन है उसको हम बोलेंगे कि एक लैंगिक प्रक्रिया है। लैंगिक है ना, प्रजनन है, यानी मानव क्या है, लैंगिक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। ये बात तो आपको पता ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। मानव प्रजनन के बारे में कुछ बातें आपको पता है होना चाहिए। ये क्या होता है, लैंगिक प्रजनन है। आपको पता है कि इसमें जो है सेक्सुअल ऑर्गन भाग लेते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है। नहीं, एक व्यक्ति के अलावा इसमें होगा नहीं, है ना। सिर्फ मेल ही हो तब भी बच्चे पैदा नहीं होगा, सिर्फ फीमेल ही हो तब भी बच्चे पैदा नहीं होगा, है ना। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट भी है। दूसरा बात है, इसी को हम बोलते हैं बीबी पोरस। बीबी पोरस, यानी इसको बोलते हैं जरायुज। इसका क्या मतलब है कि मानव ही है वैसा कि जो डायरेक्ट बच्चे को पैदा करता है। चाइल्ड को। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। एक होता है ओबी पोरस, जो अंडे देता है और अंडा के बाद बच्चा होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको पता है, बर्ड, पक्षी। पक्षी क्या करता है, पहले अंडा देता है ना, उसके बाद बच्चे निकलते हैं, उसका चूजा। तो उसी को हम बोलेंगे ओबी पोरस। तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है कि बीबी पोरस या ओबी पोरस। ओबी पोरस हम उसको बोलेंगे कि जो क्या कर देते हैं, वो अंडे देते हैं, है ना, और अंडे के बाद बच्चे पैदा। लेकिन मानव में ऐसा नहीं है, मानव क्या करता है, डायरेक्ट बच्चा ही देता है ना। इसलिए उसे हम बोल रहे हैं बेबी पोरस। क्लियर है। तीसरा है ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ समझना है कि जो मानव है एक यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए हम हैं तो हम एक मेल है, अगर कोई लड़की है या कोई महिला है वो एक फीमेल है। ऐसा नहीं है कि दोनों हो, ऐसा दोनों नहीं होता है कि मेल और फीमेल क्या होता है, एक ही व्यक्ति में नहीं होता है ना। हालांकि ट्रांसजेंडर में हम ये बातें कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर में ये खतरा है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है ना। लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ इंडिविजुअल की बात करते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल है। अगर कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, तो क्या है, या तो मेल है। अगर मेल है तो उससे क्या निकलेगा, उसमें निकलेगा स्पर्म, शुक्राणु, और अगर कोई फीमेल है तो उससे निकलेगा ओवम, यानी अंडाणु। क्लियर है। जैसे अगर हम पेड़ की बात करते हैं तो पेड़, एक ही पेड़ में दो चीज़ें होता है ना। एक इधर मेल वाला भी होता है, ये फीमेल वाला होता है, तो ये आपस में भी रिप्रोडक्शन कर देता है। इसे हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल, यानी पौधा बहुत सारा क्या होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं। हम ये बात प्लांट में पढ़ेंगे भी। लेकिन ह्यूमन क्या होता है, जो मानव क्या होता है, मानव क्या होता है, एक यूनिसेक्सुअल है, एक लैंगिक है, एक लैंगिक। और एक लैंगिक का यहाँ मतलब होता है कि अगर मेल है तो मेल में क्या निकलेगा, स्पर्म, और अगर फीमेल है तो क्या होगा, ओवम। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी में चौथा पॉइंट है, मानव होता है डाइमॉर्फिज्म, यानी इसको बोलते हैं द्विरूपता। द्विरूपता का क्या मतलब है कि द्विरूप का मतलब अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो कुछ माँ का आता है, कुछ क्या आता है, पिता का आता है। नहीं, द्विरूपता यही है ना, यानी स्पर्म और ओवम के मिलावट से ही एक बच्चे पैदा होता है। तो माँ वाला भी कुछ पार्ट आता है, पिता वाला भी आता है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहेंगे कि डाइमॉर्फिज्म। क्लियर है। तो मानव रिप्रोडक्शन में हम चार बातें की बात पर है। एक तो पहला है कि जो मानव होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहला सवाल यही है। और इसको हम बोलते हैं बीबी पोरस, यानी जरायुज, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है। और अगर जो बच्चे पैदा नहीं करता उसको हम बोलेंगे क्या, ओवी पोरस। क्लियर। और ह्यूमन क्या है, एक यूनिसेक्सुअल है,
है ना। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो उसमें या तो मेल का गुण है या फीमेल का गुण है, दोनों गुण नहीं होता है। अगर दोनों होगा तो क्या होगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, जैसे प्लांट में कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यह है डाइमॉर्फिज्म, जिसमें क्या होता है कि दोनों को मिलने से ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना है ना, या निषेचन होता है ना। तो ये जो है बेसिक बातें जो है ये मानव रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ लें। अब जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और अंदर, अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। मानव में दोनों आता है, मेल और फीमेल। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी इसको हम बोलेंगे नर प्रजनन तंत्र। क्लियर है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहला सवाल तो यही होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन भाग लेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये जो ऑर्गन होता है वो कहाँ होता है, पैल्विक रीजन में, पैल्विक रीजन। और पैल्विक रीजन का क्या मतलब होता है, आंत के नीचे होती है ना। इंटेस्टाइन, बिलो इंटेस्टाइन लिख सकते हैं आप, नहीं उसके नीचे होता है। यानी ये जो ऑर्गन है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है या नर प्रजनन तंत्र में जो जो चीज़ें भाग लेता है वो पढ़ना जरूरी है ना। बेसिकली हम इसको 4 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला 4 पार्ट कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, जो अंग है, उसको हम 4 भाग में पढ़ सकते हैं। पहला, एक को हम पढ़ते हैं टेस्टस, टेस्टस यानी विरसन। दूसरा है इसमें, इसको बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट, यानी इसको हम बोल देंगे सहायक नालिका, है ना, एक्सेसरी डक्ट। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें मेल ग्लैंड, यानी इसको हम बोलेंगे पौरुष ग्रंथि, है ना। और चौथा पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। यही 4 टाइप हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टस के बारे में, विरसन पहला पार्ट है। एक्सेसरी डक्ट सहायक नालिकाएं, है ना। उसके बाद है मेल ग्लैंड यानी पौरुष ग्रंथियाँ, और एक है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, है ना। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इसके नर प्रजनन तंत्र, और इसमें हम पढ़े थे कि ये 4 टाइप के अंग होते हैं, यानी जो अंग इसमें भाग लेते हैं, रिप्रोडक्टिव जो अंग है मेल में, वो बेसिकली 4 टाइप का है ना। हम थोड़ा सा बात कल भी किए थे। एक को हम बोलते हैं टेस्टस, टेस्टस यानी इसको हम बोलते हैं विरसन। दूसरा होता है एक्सेसरी डक्ट, यानी इसको हम बोलते हैं सहायक नालिका, नहीं। उसके बाद इसमें होता है ग्लैंड, या इसको आप बोल सकते हैं मेल ग्लैंड। पौरुष ग्रंथि, और एक चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, है ना। ये 4 टाइप इसमें भाग लेता है, किसमें,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और इसको हम बारी बारी से एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तब आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्लियर से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब हम शुरुआत करते हैं विल्सन से, टेस्टस से, है ना। पहला बात, टेस्टस विल्सन, है ना। सबसे पहला चीज़ तो यही है कि ये एक पेयर में पाया जाता है, ये सिंगल नहीं होता है, पेयर में होता है ना। और पेयर में इस टाइप से होता है, एक साइड ऐसे जुड़ा होता है, एक इस टाइप से जुड़ा होता है ना। और विल्सन जिस कोष में होता है उसी को हम बोलते हैं अंडकोश, है ना। यानी विल्सन किस में पाया जाता है, इसको आप बोलते हैं अंडकोश, स्क्रेटम सैक बोला जाता है ना, या स्क्रेटम में बोला जाता है। क्लियर है, स्क्रेटम ही आप लिखिए। हम क्या बोले कि विल्सन क्या होता है, पेयर में पाया जाता है, सिंगल नहीं पाया जाता है ना, दो होता है। और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है स्क्रेटम, है ना, स्क्रेटम में पाया जाता है। विल्सन में क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, है ना। यानी हम इसको बोल रहे हैं कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ये है ना। आप देखेंगे कि ये बाहर लटका हुआ रहता है ना, यानी कि बॉडी से जो हमारा जो शरीर है उससे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है ना। इसका ये मतलब होता है कि जितना स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, यानी बॉडी के हिसाब से क्या है, सूटेबल नहीं है। यदि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है ना, क्लियर है, हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 है, तो जो स्पर्म का निर्माण के लिए इसको 1 से 2 डिग्री कम चाहिए, इसीलिए ये क्या होता है कि बाहर निकला हुआ होता है ना। जो आप पोथा बोलते हैं वही वाला एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्रेटम, है ना। और उसी में क्या होता है, विल्सन, है ना। ये दो टाइप का होता है, पेयर में होता है ना। और ये बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म का निर्माण के लिए कि जो बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। क्लियर है, तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया। एनाटोमी ऑफ टेस्टिस, यानी विल्सन के आंतरिक संरचना। ये जो टेस्टस होता है, हम पहला ही बात किए कि टेस्टस कहाँ होता है, स्क्रेटम में होता है। क्लियर है, ये स्क्रेटम है, कौन सा, ये बाहर वाला स्क्रेटम है ना। और ये क्या है, टेस्टस है, यही है। और टेस्टस के अंदर एक नली होती है, अगर हम इस सिंगल की बात करेंगे, ठीक है, एक नली होती है जिसका नाम है सेमिनिफेरस नली। इस टाइप से एक नली होती है, इसका क्या नाम है, सेमिनिफेरस, सेमिफेरस ट्यूबुल बोल सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं शुक्र जनित नालिका। क्लियर है। अब स्क्रेटम के अंदर क्या होता है, टेस्टस, और टेस्टस के अंदर एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं शुक्र जनित नालिका या शुक्र जनक नालिका। इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, इसी में स्पर्म का निर्माण होता है। क्लियर, ये चीज़ें हैं। अब इतना बात आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या होता है, जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल में होता है, ये क्या होता है, इसमें 3 टाइप का सेल पाया जाता है, 3 टाइप का कोशिका पाया जाता है ना। और ये कोशिका क्या करता है, हम इस पर बात कर लेते हैं, है ना। पहला इसको बोलते हैं हम जर्म सेल, जर्म सेल। दूसरा उसको बोलते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, जर्म सेल।
सर्टोरी सेल और एक होता है लेडिंग सेल। लेडिंग सेल है ना। ये 3 टाइप का सेल पाया जाता है किसमें? सेमीफेरस ट्यूबुल। और सेमीफेरस ट्यूबुल कहाँ है? वो है टेस्टस में। और टेस्टस कहाँ है? स्क्रेटम में। क्लियर है? इतना बात आपको समझ में? ये जो जर्म सेल है ना, जर्म क्या करता है? स्पर्म का निर्माण यही करता है, स्पर्म फॉर्मेशन है ना। एक तो ये है। और ये जो सर्टोरी सेल है ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये चीज़ है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये जो लेडिंग सेल है ये क्या करता है? ये हार्मोन का निर्माण करता है। और अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। यही तो होगा ना। आपको बात समझ में आए? टेस्टोस्टेरोन, या कहीं कहीं पर इसका नाम लिखा था एंड्रोजन। अब हम आपसे 2 बातें करते हैं कि ये जो 3 टाइप का जो सेल है जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है ना, जहाँ पाया जाता है, सॉरी, तो उसमें एक होता है जर्म सेल, सर्टोरी सेल, एक लेडिंग सेल, है ना। ये जो जर्म सेल है वो किसका निर्माण करता है? स्पर्म का निर्माण करता है ना, शुक्राणु का निर्माण करता है। जो सर्टोरी सेल है ये जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है ना, उसको एनर्जी देता है, उसको खाना देता है। और ये जो लेडिंग सेल है वो क्या करता है? वो हार्मोन का निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन। अगर मेल की बात करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो बोलेंगे एस्ट्रोजन। क्लियर है? इतना बात तो आपको पता है। तो ये है जो आंतरिक संरचना है टेस्टस का, ये है ना। अब दूसरा बात हम करेंगे एसेक्सरी डक्ट की, सहायक नालिकाओं की। यानी स्पर्म का तो निर्माण हो गया है, कहाँ हुआ है ये बात आप देख लिए, है ना। अब वो निकलेगा कैसे, किस नली से निकलेगा, उस पर हम बात कर लेते हैं। उसी को हम बोलते हैं सहायक नालिकाएं। यानी अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सहायक नालिका, यानी इसको हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट। यही है ना। इस डक्ट में तो बहुत सारा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। पहला महत्वपूर्ण है इसमें, उसको हम बोलते हैं बास डिफरेंस, बास डिफरेंस। और दूसरा है एपिडाइडेमस, है ना, एपिडाइडेमस या बास डिफरेंस, है ना। बास डिफरेंस को हम बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं, जो एपिडाइडेमस है उसको हम बोलते हैं अधिविरसन। अब ये कैसे काम करता है अगर इसको समझना है, और यहीं इसका जो होता है वो समाप्त हो जाता है। हम ये बात कर रहे थे कि हमारा जो शुक्राणु है, सॉरी हमारा नहीं, जो शुक्राणु है उसका जो निर्माण होता है वो क्या होता है? वो इस टाइप से होता है। कहाँ पे? ये है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल में, ये है ना, यानी शुक्रजनक नालिकाओं में। लेकिन जब ये स्पर्म का निर्माण हो जाता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, तो ये क्या होता है? इमैच्योर होता है। इमैच्योर का क्या मतलब है कि इस जो स्पर्म है, ये जो शुक्राणु है, ये क्या करेगा? ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, ये निषेचन नहीं कर सकता है, यानी ये अभी एडल्ट नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। तो इसको मैच्योर होने के लिए ये कहाँ आता है? ये आता है इस वाले पार्ट में, है ना, यहाँ से इधर है। और इसी को हम बोलते हैं एपिडाइडेमस, डाइडेमस, यानी इसी को हम बोलते हैं अधिविरसन। और यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पर्म है वो क्या होता है?
मैच्योर होता है, या बोल सकते हैं एडल्ट होता है। एडल्ट किस सेंस में कि ये क्या कर सकता है, ये फर्टिलाइज अब कर सकता है, निषेचन ये कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये क्या कर सकता है, निषेचन नहीं कर सकता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म का निर्माण है, जिसमें हम जर्म सेल के बात किए कि जर्म सेल की वजह से क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। लेकिन वो जो स्पर्म होता है, वो जो शुक्राणु होता है, वो मैच्योर नहीं होता है, वो इमैच्योर होता है ना, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है ना। तो उसको मैच्योर लाने के लिए, यानी मैच्योरिटी पीरियड करने के लिए, है ना, मैच्योर करने के लिए ये वो जो स्पर्म है वो कहाँ आता है, एपिडिडीमस में जाके जमा हो जाता है ना, कुछ दिन वहाँ रहा। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से एक नली निकली है ना, और इसी को हम बोलते हैं बास डिफरेंस। यानी बास डिफरेंस से क्या होता है कि ये बाहर निकल जाता है ना, इस टाइप से ये क्या होता है, बाहर निकलता है। इतना बात आपको समझ में आया, है ना। अब जैसे ही ये आगे निकलता है, कि मान लेते हैं कि ये आगे है, ठीक है, ये आगे निकलता है, और आगे कहाँ निकलता है आपको पता ही है कि यूरेथ्रा वाले पार्ट में, मूत्र मार्ग से। उसके बाद इसके सामने एक चीज़ और मिलता है, जो हम ग्लैंड की बात किए हैं। तीसरा बात हम क्या किए हैं, ग्लैंड की, पौरुष ग्रंथि की, है ना, हम उस पर बात कर लेते हैं। हम अलग से बात भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको जब साथ में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये सबसे पहला ग्लैंड इसको मिलता है, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, और ये इसमें क्या मिलाता है, सलेस्मा। और सलेस्मा का मतलब क्या होता है, म्यूकस, है ना। इसीलिए तो जो स्पर्म है वो चिपचिपा लगता है ना, म्यूकस। क्लियर है ना, दोनों साइड एक ही चीज़ है कि सेमिनल वेसिकल वो क्या करता है, इसमें क्या करता है, उसमें जो स्पर्म है उसमें क्या मिला देता है, सलेस्मा मिला देता है, म्यूकस मिला देता है, यानी चिपचिपा पदार्थ होता है। सलेस्मा का मतलब क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। फिर जब आगे बढ़ता है तो इसमें दो चीज़ और मिलता है। क्या चीज़ मिलता है, यहाँ आप समझिए, है ना, इस एरिया में, ये एग्जैक्टली फिगर नहीं है, ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं पोस्टेड ग्लैंड, पोस्टेड ग्लैंड, है ना। और ये पोस्टेड ग्लैंड क्या निकालता है, वो निकल देता है इसमें सिट्रिक एसिड। और ये क्या करता है कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, या बोल सकते हैं गतिशीलता। आप देखते हैं कि स्पर्म का जो निर्माण होता है, या स्पर्म जब बाहर निकलता है तो बहुत फोर्स से बाहर निकलता है, तेज़ी से निकलता है। कैसे निकलता है, क्योंकि उसमें क्या मिला होता है, सिट्रिक एसिड मिला होता है। और इस सिट्रिक एसिड को कौन सत्रापन करता है, सिक्रेशन करता है, वो करता है पोस्टेड ग्लैंड। क्लियर है। उसके बाद ये आगे निकलता है, आगे में इसको एक चीज़ और मिलता है, कौन सा चीज़, उसको बोलते हैं बलबत्थल ग्लैंड, बलबत्थल ग्लैंड। और ये जो बलबत्थल ग्लैंड है वो क्या करता है, वो फ्रक्टोज का निर्माण करता है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या है, चीनी, यही तो खाना है इसका, है ना, एनर्जी यहीं से तुम निकलता है ना। तो फ्रक्टोज का जो निर्माण है, यानी एनर्जी देने वाला काम है, वो कौन करता है, वो बलबत्थल ग्लैंड करता है। यानी यहाँ से मान लेते हैं, है ना। और ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है यूरेथ्रा वाले पार्ट से, जिससे हम मूत्र मार्ग बोलते हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये है यूरेथ्रा वाला पार्ट, यूरेथ्रा वाला पार्ट है, यानी इसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग, है ना। यानी मूत्र मार्ग या जो यूरिन है वो दोनों का क्या है, सेम मार्ग है ना। ये चीज़ें हैं। अब हम एक एक चीज़ें फिर से रिवाइज करते हैं कि जो स्पर्म का जो निर्माण है वो किस में होता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल में होता है।
स्पर्म बन गया। लेकिन वो जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, इमैच्योर होता है। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वो फर्टिलाइज यानी मैच्योर होने के लिए जो फर्टिलाइज कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, वो क्या करता है, आता है एपिडेडिमस में जमा होता है, एरिबिरसन में जमा होता है। आ गया, वहाँ पे मैच्योर हो गया। अब मैच्योर से इसमें एक नली जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं बास डिफरेंस। शुक्र नालिकाएँ होती है ना। और वही उसी में एक चीज़ और मिलता है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। वो क्या करता है, म्यूकस प्रोवाइड करता है। किसमें? और म्यूकस इसमें मिला दिए यहाँ से, है ना। और उसके बाद फिर ये जब ये आगे बढ़ता है तो इसमें एक और मिलता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, वो गतिशीलता प्रदान करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? स्पर्म को, है ना। और फिर जब आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, एक बलबत्थर ग्लैंड मिलता है जो फ्रक्टोज का इसमें क्या करता है, निर्माण करता है या मिलता है या सिक्रेशन करता है ना। और उससे से क्या होता है, एनर्जी मिलता है ना। और फिर क्या होता है कि ये जो उरेथ्रा वाले पार्ट से, मूत्र मार्ग से क्या होता है, स्पर्म बाहर आ जाता है। क्लियर है? जितना बात हम बोले वो बात हम फिर से इस यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। है ना। पहला क्या चीज़ मिला था, सेमिनल वेसिकल, है ना। अब ये क्या मिलाया था, ये मिलाया था म्यूकस। क्लियर है? दूसरा बात हम पढ़े थे, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। और ये किसका थी, क्या था, सिट्रिक एसिड का, नहीं। और इससे क्या होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन या बोल सकते हैं गतिशीलता भी, दोनों चीज़ें, है ना। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो दोनों। म्यूकस का मतलब क्या है, चिपचिपा पदार्थ है। और एक तीसरा है, उसको बोलते हैं हम बलबत्थल ग्लैंड, है ना। और ये क्या करता है, ये फ्रक्टोज का निर्माण करता है, फ्रक्टोज का सिक्रेशन करता है ना, जिससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना। यानी कि जब ये सारा चीज़ से मिल गया तो क्या होता है, अब जो हम लास्ट बोलेंगे वो बोलते हैं वियर। ध्यान रखना है, एक है स्पर्म और दूसरा एक होता है वियर। वियर का मतलब होता है सीमेन। जब हम बात कर रहे थे स्पर्म का, यानी अगर हम बात करें कि सीमेन यानी वियर का, तो उसमें क्या क्या चीज़ है, उसमें ये सारा चीज़ है। क्या चीज़? उसमें भी है स्पर्म। बियर में क्या होता है, स्पर्म है, उसमें क्या है, म्यूकस है, नहीं, उसमें क्या है, सिट्रिक एसिड है, इसमें क्या है, फ्रक्टोज है, यही है ना। तो ये जो सारा चीज़ें हम मिला देंगे तब हम इसको बोलेंगे कि ये बियर है, जिसको हम सीमेन बोलते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। और जब हम स्पर्म की सिर्फ बात कर रहे थे तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब म्यूकस, सिट्रिक एसिड या फ्रक्टोज मिल जाता है तो हम इसी को बोलते हैं बियर या सीमेन बोलते हैं। और ये कहाँ से निकल जाता है, ये निकलता है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, यानी उसी को हम बोल सकते थे मूत्र मार्ग, जो हम बात किए थे। मूत्र का कितना, क्या, यूरेथ्रा वाला पार्ट, यानी जो हम पेशाब, यानी जो टॉयलेट है, यानी पेशाब और जो बियर है का ये क्या है, सेम मार्ग है, दोनों एक ही जगह से निकलता है ना, यानी यूरेथ्रा वाले पार्ट से। और ये खूब सवाल पूछता है, क्लियर है। वो पूछेगा कि क्या अलग अलग जगह से निकलता है, बोला नहीं, दोनों का सेम ही मार्ग है यूरेथ्रा वाला पार्ट से। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। सिर्फ नया क्या है, नया शब्द है, चीज़ें कितना आसान है। क्लियर? ये चीज़ें
एक चीज और आप नाम सुने हुए, परिवार नियोजन, है ना। हम अभी पुरुष कह रहे हैं तो मेल, है ना। मेल को क्या बोलते हैं? नसबंदी बोलते हैं, नहीं। तो ये जो नसबंदी है, यानी मेल नसबंदी को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वासेक्टोमी, वासेक्टोमी बोलते हैं। पहला सवाल तो यही होता है। और ये वासेक्टोमी होता क्या है कि ये जो हम बात किए थे कि यहाँ से जो ये जो कौन सा डिफरेंस था, जो बास डिफरेंस है, ये वाला बास डिफरेंस है ना, ये बास डिफरेंस है। और यही बास डिफरेंस को क्या करता है? काट के सी देता है। अब इसमें होगा क्या कि स्पर्म का निर्माण भी होगा, स्पर्म मैच्योर भी होगा, लेकिन ये जो स्पर्म है ये यहाँ तक ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सील दिया है ना। तो उसी को हम बोलते हैं वासेक्टोमी। ये क्या करता है कि बास डिफरेंस को क्या करता है? वो काट के बंद कर देता है। क्या होता है वासेक्टोमी? बास डिफरेंस को काट कर बंद कर देता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? पुरुष नसबंदी बोलते हैं, नहीं, यही बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें है ना। तो ये पूरा है वो क्या हो गया? ये है गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। आगे हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी इसको हम बोलेंगे कि मादा प्रजनन तंत्र। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हम पढ़े थे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है उसमें 4 पार्ट था। सॉरी, एक कौन कौन था? एक टेस्टस, दूसरा एक एक्सेसरी डक्ट, एक ग्लैंड था, और उसके बाद एक एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, है ना, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। सेम इसमें भी पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ पार्ट होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक को बोलते हैं ओवरीज, यानी इसी को हम बोलते हैं अंडाशय। उसके बाद एक होता है ओविडक्ट, या इसी को हम बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब, है ना, यानी इसको बोलते हैं अंडवाहिका। जिससे क्या होता है? अंडा का क्या होता है? फ्लो होता है। एक होता है यूटेरस, यानी इसको बोलते हैं गर्भाशय। फिर ये होता है सर्विक्स, और उसके बाद होता है एक होता है बर्थ कैनाल। इतना होता है इसमें, किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये महत्वपूर्ण जो है ओवरीज अंडाशय, ओविडक्ट फिलोपियन ट्यूब, है ना, यूट्रस या गर्भाशय, सर्विक्स, और एक है बर्थ कैनाल, है ना। अब यहाँ से एक फिगर से बात को समझते हैं, और यहीं से बात जो होता है वो ख़त्म भी हो जाता है। जैसे इस टाइप से एग्जैक्टली फिगर तो नहीं है, क्योंकि फिगर बनाने में भी मुझे दिक्कत होता है। इसी को हम बोलते हैं, वो बोलते हैं अंडाशय, ओवरीज, यानी दोनों साइड होता है ना। ये भी एक ओवरीज है और ये भी एक ओवरीज है। इसका काम क्या होता है हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक जो खेल है, ये वाला जो एरिया है, इसी को हम बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब? फिलोपियन ट्यूब, है ना, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे कहीं पर होता है वो होता है यूटेरस, और इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। क्लियर है? ये चीज़ें। और यहाँ पे कहीं पे होता है उसको बोलते हैं हम सर्विक्स, और यहाँ पे जिससे होता है वो होता है बर्थ कैनाल, जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं, है ना। यही 4-5 पॉइंट, यही तो है ओविडक्ट। अब इसका काम क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है। आप अब अगर फिगर से बात समझ लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है ना। तो हम उसी से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ओवरीज है, ये जो अंडाशय है,
इसी में क्या होता है, अंडाणु होता यानी इसी में होता है ओवम, यानी ओवा होता है ना। ये ओवा क्या होता है कि मासिक धर्म के 14वें दिन, आपको पता है ना कि महिलाओं को क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, या बेसिकली आप बोल सकते हैं पीरियड होता है ना। मान लेते हैं कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख को पीरियड शुरू हुआ है ना, 3-4 दिन 5 दिन तक चलता है। वो क्या होता है, हम इस पर भी बात करेंगे। और उसके 14वें दिन, 14, 15, 16, ये 3 दिन क्या होता है, इस ओवरी से क्या होता है कि ये जो अंडाणु है इसमें आता है, किस में, फैलोपियन ट्यूब में, और इससे भी आता है, फैलोपियन ट्यूब में आ गया। और फैलोपियन ट्यूब में इवेट करता है किसका, इवेट करता है शुक्राणु का, इवेट करता है स्पर्म का, ठीक है। अगर स्पर्म जो है इसी टाइम में यानी 14, 15, 16 इस तीनों दिन में अगर मान लेते हैं कि फिजिकल रिलेशन बनता है किसी महिला के साथ, है ना, तो अगर इससे ये क्या होता है, जो स्पर्म है फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो दोनों में क्या ये संभावना रहता है कि अगर सब चीज़ ठीक रहा तो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर। लेकिन अगर ये 14, 15, 16 दिन में क्या होता है कि निषेचन नहीं होता है, या मान लीजिए कि संबंध नहीं बनता है, तो क्या होगा कि ये फिर धीरे धीरे ये जो अंडाणु है वो क्या होता है, समाप्त होने लगता है, क्षय होने लगता है। अब बात समझ रहे हैं, यानी हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो निषेचन की जो प्रक्रिया है, जो फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन है वो कहाँ होगा, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। अगर हुआ तो ये सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। और जब मान लेते हैं कि निषेचन हो गया तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या बनता है, वो बनेगा जायगोट, युग्मनज बनेगा। और ये जो जायगोट है वो कहाँ आके चिपक जाता है, ये धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होके यहाँ आके चिपक जाएगा गर्भाशय में। क्लियर है। और ये गर्भाशय में ही क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, यानी बच्चे जो पैदा होता है या पलता है पेट में, जिसको माँ के पेट में होता है, वो गर्भाशय में ही होता है। निषेचन कहाँ हुआ, फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु कहाँ रहा था, ओवरीज में, है ना। और ये क्या है, ये सर्विक्स में ही क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो आता है ना, और यही पहुंचाता है। अब बर्थ कनाल क्या होता है, वो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे पैदा करता है। यही है, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। हम इसी चीज़ को एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहला है वो है ओवरीज, अंडाणु, या इसी को हम बोलते हैं अंडाशय, यही है ना। अगर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो ये क्या होता है कि ये जो अंडाणु है, यानी अंडाशय में जो अंडाणु होता है वो बच्चे जन्म लेने के साथ ही पैदा हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 2 साल का बच्ची है ना, कोई लड़की है, तो उसके पास जो अंडाणु है, अंडाशय तो है ही, तो अंडाशय में जो अंडाणु है बच्चा पैदा होने के साथ ही हो जाता है। क्लियर है। लेकिन वो मैच्योर होने में टाइम लगता है। 11 से 13 साल जब होता है तब मैच्योर होता है, और तभी क्या होता है, बच्चे पैदा कर सकता है। यानी हम लिखेंगे कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण भ्रूण विकास की प्रक्रिया के दौरान ही हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, वो अंडाणु होता है अर्ध विकसित। और यही अर्ध विकसित जो अंडाणु होता है उसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल,
है ना, यानी अर्ध विकसित जो अंडाणु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है ना। और ये अर्ध विकसित का मतलब ये होता है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जैसे हम वहाँ पे पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि क्या होता है कि मैच्योर स्पर्म नहीं होता था, है ना। तो उसी बात है कि मैच्योर जब ये होता है अंडाणु, ये कब होता है, जब जो महिला का जो एज है 11 से 13 साल के बीच होता है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है ना। जब जो बच्चों का है ना, किशोरी का, लड़कियों का जब मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होता है, पीरियड शुरू होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो अंडाणु है वो क्या हो रहा है, वो मैच्योर हो चुका है कि अब ये बच्चे पैदा कर सकता है। यदि रिलेशन या फिजिकल रिलेशन कुछ बनता है तो। क्लियर है ये चीज़ें, यानी इसको आप बोल सकते हैं लैंगिक परिपक्वता। ये बात है। दूसरा हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब, यानी इसी को हम बोलते हैं अंडवाहिका नली, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ही क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे एक अंडाणु मिला और एक शुक्राणु मिला, जब ये दोनों मिलता है तो इसी को बोलता है, वो बोलते हैं जाइगोट, है ना। जैसा कि हम ये समझाएं, जाइगोट है, या इसी को हम बोलते हैं युग्मनज, है ना। ये होता है, यानी यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। क्लियर, ये चीज़ है, इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद आता है गर्भाशय, उसको बोलते हैं यूटरस। और गर्भाशय में क्या होता है कि जब युग्मनज बन जाता है, जब फर्टिलाइज यहाँ हो जाता है, तो वही चीज़ कहाँ शिफ्ट हो जाता है, गर्भाशय में, है ना। और गर्भाशय के पास एक क्या होता है, एक उत्तक पैदा होता है, एक टिश्यू होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा ये क्या करता है कि जो बच्चा है, यानी भ्रूण, और ये जो माँ है, यानी मदर है, मदर के बीच जो भी आदान प्रदान होता है, चाहे ऑक्सीजन हो, है ना, चाहे कोई भी न्यूट्रिशन हो, है ना, एनीवे इसी के थ्रू क्या होता है, बच्चा पलता है, यानी बच्चे का विकास होता है प्लेसेंटा के थ्रू। और प्लेसेंटा का निर्माण कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। तो ये होता है प्लेसेंटा के से सवाल पूछता है, आपको प्लेसेंटा जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें। उसके बाद होता है, उसको बोलते हैं सर्विक्स, है ना। ये क्या होता है, ये गर्भाशय के नीचे पाया जाता है, आप देख रहे हैं नीचे पाया जाता है। और यहाँ से ही क्या होता है, स्पर्म जो है वो क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है ना, ये चीज़ है। और ये बर्थ कनाल तो है ही कि जहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरनैया, इसी को हम बोलते हैं योनि, यही को वजाइना बोलते हैं। क्लियर, तो ये पूरा है क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। इसमें थोड़ा सा बातें हमें और करना है। अब हम बात किए थे परिवार नियोजन। किसमें पर कर रहे थे परिवार नियोजन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम बोले थे कि जो बास डिफरेंस है उसको काट कर सी दिया जाता है। लेकिन जो फीमेल ऑपरेशन कराती है, जो नसबंदी कराती है ना, जिससे बच्चा पैदा ना हो, तो वो क्या होता है ना, उसी को हम परिवार नियोजन बोलते हैं। क्लियर है। तो महिलाओं में परिवार नियोजन को क्या बोलते हैं, महिलाओं में जो परिवार नियोजन होता है उसमें जो ऑपरेशन होता है, जिसको हम ऑपरेशन बोलते हैं, उसमें क्या करता है, वो करता है ये जो फैलोपियन ट्यूब है,
उसी को काट कर क्या करता है, काट कर क्या करता है, बंद कर देता है ना। यहाँ से एक काट दिया, यहाँ से काट दिया, ताकि क्या हुआ, स्पर्म से ही मिलेगा ही नहीं, क्या, ओवम, यही है ना। और इसी को बोलते हैं टूवेक्टोमी, है ना। यानी पुरुष में हम पढ़े थे वासेक्टोमी, है ना, पुरुष नसबंदी को, और महिला नसबंदी को क्या बोलेंगे, बोलेंगे टूवेक्टोमी, है ना। और उसमें क्या करता है, ये जो फिलोपियन ट्यूब है उसको क्या करता है, काट के बंद कर देता है। क्लियर है, ये बात आपको पता चल गया, है ना। थोड़ा सा बात और कर लेते हैं इसमें। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, है ना। बेसिकली हम बात कर रहे हैं ये पीरियड का, जो महिलाओं में जो पीरियड होती है प्रत्येक 28 दिन में ये हो जाता है ना। ये चीज़ें, है ना, जानना बहुत ज़रूरी है, जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये होता क्या चीज़ है, ये कैसे होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि आप फिगर से बात समझिए। 28 दिन को आप डिवाइड कीजिए, मान लेते हैं ये 0 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 15, ये 16, और फिर उसके बाद हम बोलेंगे ये 28 है। क्लियर है, ये टाइमिंग है, ये समय है। होता ये है कि पीरियड शुरू हुआ, पीरियड में बेसिकली क्या निकलता है, ब्लड, है ना। और ये लगभग 5वां दिन तक क्या होता है कि निकलते रहता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। जब ये निकलता है 5वां दिन ये बंद हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो अंडाणु है, अंडाणु किससे निकलता है, अंडाशय से निकलता है, जो फिगर से आप पहले समझे, है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि ये निकलता है कितना दिन में, 14, 15, 16वां दिन। क्लियर है, ये निकलता है। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाता है, इस पर एक क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा की जो नस है वो क्या होता है, इस टाइप से एक प्लेसेंटा, एक टिश्यू क्या होता है, सॉरी, एक टिश्यू का निर्माण भी होते रहता है। कि जैसे ही 5वां दिन हुआ तो ये प्लेसेंटा 6ठा दिन से क्या हुआ, बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब भी प्लेसेंटा ये बनने लगता है टिश्यू, ऑब्वियसली बात, कहाँ प्लेसेंटा था, गर्भाशय में। गर्भाशय में कब आता है, आपको पता है ना कि जब फर्टिलाइज हो जाता है। तो अब फर्टिलाइज कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में। नहीं, फिगर को आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि किसी महिला को अगर ये तो तैयार हो रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी का कोई वो नहीं। अब ये 14-15 दिन, इस दिन में मान लेते हैं कि क्या होता है कि मान लेते हैं फिजिकल रिलेशन नहीं बना, यानी स्पर्म ओवम से नहीं मिला, तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा। इस दिन अगर नहीं मिला तो सिर्फ इस दिन, अगर इसके आगे पीछे होता है तो क्या होता है, निषेचन नहीं होगा, है ना, प्रेग्नेंट लेडी नहीं होगी। क्लियर है, लेकिन इस दिन में आपको ध्यान रखना है, 14वां दिन, 15वां और 16वां दिन। क्लियर है। तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि रिलेशन नहीं बना। अब ये 16वां दिन के बाद 17, 18, 19, 20, 28 दिन तक क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा का जो दीवार है ये क्षय होने लगता है, टूटने लगता है। प्लेसेंटा भी टूटने लगता है और इसमें जो ओवम आया था, जो अंडाणु आया था, वो भी समाप्त होने लगता है। क्लियर है। और ये समाप्त होने लगता है और जैसे जैसे ये 28 दिन पूरा, तो ये जो नस तैयार हुआ था, ये जो टिश्यू तैयार होता है वो समाप्त हो जाता है। और वही क्या होता है कि पीरियड के टाइम में क्या होता है, ब्लड निकलता है। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है।
ये तो पहला कंडीशन होगा कि अगर फिजिकल रिलेशन नहीं बना तो। लेकिन मान लेते हैं कि बन गया है ना, तो ये तो तैयार ही होते रहेगा। इस दिन 14वां दिन या 15वां और 16वां दिन मान लेते हैं फिजिकल रिलेशन बनता है, तो ये क्या होता है कि हो गया निषेचन, यानी बन जाएगा जायगोट। और जब ये जायगोट बनेगा, जब फर्टिलाइज होगा, तो कहाँ आके चिपकेगा? गर्भाशय में। और गर्भाशय में किसके साथ चिपकता है? प्लेसेंटा के साथ, है ना। तो अब जैसे ही आगे बढ़ेगा, यानी जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये जो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा के दीवार में ही ये जो जायगोट है वो जाके चिपक जाता है गर्भाशय की दीवार, है ना। इसलिए अगला जो जब भी पीरियड आएगा, तो ये क्योंकि टूटेगा ही नहीं, तो क्या होगा कि अगला बार में क्या होता है कि पीरियड ही नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं, है ना। क्योंकि बच्चा को पालने के लिए प्लेसेंटा तैयार होता है, और जिस महीने में प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो उस महीने में फिर से टूट गया, फिर से बनना शुरू किया, है ना। लेकिन जिस दिन क्या होता है कि अगर निषेचन हो जाता है तो ये टूटा ही नहीं, मेन ब्लड यही निकलता है, प्लेसेंटा वाला चीज़ ही क्या होता है, निकलता है। कन्फ्यूजन है? नहीं है, सिंपल है कि अगर फिजिकल रिलेशन बनता है, अगर निषेचन होती है, लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो ये जो प्लेसेंटा की दीवार तैयार होती है बच्चे को पालने के लिए, वो समाप्त नहीं होगा, क्योंकि पलना शुरू हो जाता है ना। लेकिन निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा है कि 16वां 17वां दिन के बाद क्या हो, 17वां दिन के बाद ये क्या होता है, 16 दिन के बाद क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा की दीवार है वो क्षय होने लगता है, लास्ट होते होते समाप्त हो जाता है। और जब वो समाप्त हो जाता है तो वही पीरियड के टाइम में क्या होता है, 4 से 5 दिन में महिलाओं के क्या होता है, चीज़ से निकलता है ना। अगर ईजिली निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निकलने में दिक्कत हुआ तो बहुत सारा जो लड़की है उसको पेन भी होता है ना, बहुत ज़्यादा। क्लियर है? तो इस बात का भी आपको क्या है, ध्यान होना चाहिए। क्लियर? अब ये जो अंडाणु है, ऑब्वियसली बात आपको पता है कि 11 से 13 साल के बीच होता है ना, ये है मेल और फीमेल का लगभग। लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि जब मान लेते हैं कि जाइगोट बना है, एक मेल है और दूसरा फीमेल है ना, ये स्पर्म है, फीमेल और फीमेल, और ये जो जाइगोट बनता है यानी निषेचन होता है ना, यानी एक स्पर्म एक ओवम से मिला, निषेचन हुआ, फिर ये आगे टूटता है 2 में, फिर ये टूटता है 4 में, है ना, फिर 8, फिर 16, फिर 32, है ना, फिर 64, 128, 256, उसके बाद लेयर बनना शुरू होता है ना, लेयर बनता है, और उसके बाद अंग बनना शुरू होता है, यानी भ्रूण का जो विकास होता है, और उसके बाद ये 9 महीने में क्या होता है, बच्चे पैदा होता है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कितने दिन का है, ये 9 महीने का है। लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है कि जाइगोट बनेगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, 2 में कन्वर्ट होगा, फिर 4 में, फिर इस टाइप से, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसमें एक चीज़ होता है, वो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, आप नाम सुने होंगे ट्विंस बेबी, जुड़वा बच्चा, जुड़वा बच्चा का नाम सुने होंगे, है ना। तो कभी कभी मान लेते हैं कि ये जो जाइगोट है, मान ले कि ये स्पर्म है और ये ओवम है ना, ये दोनों मिला, है ना, यहाँ पे बना दिया जाइगोट, जाइगोट बनाया, है ना। और ये क्या होता है, आगे जाके 2 में टूटेगा, है ना। अब कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल अगर होगा तो ये क्या हो गया, 2 से क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना, ये 4 भाग में टूटेगा, फिर ये क्या होगा, 8 टूटेगा, है ना, इस टाइप से 8 में टूटेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये होता है तो ये फिर से सेपरेट हो जाता है, 1 में हो जाता है, और फिर ये आपस में ये 2 करके टूटता है ना। फिर ये भी टूटा, ये 2 में, फिर यही भी 4 में, है ना, ये फिर 8 में, है ना। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये 2 में जैसे ही कन्वर्ट होता है, एक ये, तो इसी में होता है जुड़वा बच्चा। क्लियर है? आप समझ रहे हैं?
और ये जुड़वा बच्चा क्या होता है, समान होगा। समान का मतलब है कि अगर मेल है, अगर लड़का है तो दोनों लड़का ही होगा, चेहरा उहरा सब समान होगा, है ना। अगर लड़की भी है, फीमेल है, तो लड़की ही होगा, चेहरा सारा चीज़ क्या होगा, समान होता है ना। माँ बाप कैसे पहचान लेते हैं वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे, एक तो पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि एक स्पर्म मिला, ओवम मिला, है ना, और इससे कुछ बच्चे पैदा हो गए, जो नॉर्मल कंडीशन है ये वाला। लेकिन कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही दिन का मतलब है कुछ ही देर के बाद या कुछ ही दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, फिर ये दूसरा से क्या होता है कि स्पर्म और ओवम क्या होता है, मिल के जाइगोट बना देता है। यानी एक जाइगोट ये बना दिया, एक जाइगोट ये बना दिया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक ही जाइगोट बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 गो हो गया, कभी 4 गो। आप सुने होंगे कि एक महिला को 4 बच्चा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला तो बना ही जाइगोट, पहला फर्टिलाइज हुआ, स्पर्म ओवम मिला, फिर दूसरा भी होगा, क्योंकि करोड़ों अरबों स्पर्म ओवम मिल जाता है अंदर, है ना। तो उसमें से क्या होता है, 2-4 में अगर हो गया, अगर 2 में हुआ तो जुड़वा बच्चा हो गया, 3 हुआ तो 3 बच्चा होगा, है ना। तो इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें वो बोलते हैं या समान होते हैं, है ना। हो सकता है कि अगर मेल हो जाए, या पहला मेल हो या फीमेल हो, है ना, 2 लड़का हो लड़की हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, चेहरा भी बिल्कुल अलग अलग होगा। क्लियर है। तो हम पढ़ लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, है ना। तो ये जो पूरा है वो है क्या चीज़, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। काफ़ी हम अच्छे से कवर किए हैं, है ना। आप इस पर क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन इस पर तो बहुत कम आता है, आप समझने के लिए भी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़रूरी भी है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।